हेलो गाइस, आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं दैट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी दैट इज़ इंडियन थॉट में एमपीएससी 004। हम एमपीएससी 4 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें चैप्टर 10 देखने को मिलता है दैट इज़ गांधी जी। आज हम इस चैप्टर में गांधी जी को डिस्कस करेंगे कि गांधी जी के क्या क्या आइडियाज़ थे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। गांधी जी के परिचय की बात करें तो पहले उनका बर्थ ईयर दे रखा है, 1869 में पैदा हुए थे, 1948 में उनकी डेथ हुई थी। उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया जाता है और वो बहुत सारे फील्ड में एक्टिव थे, लाइक ही इज़ अ सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, दार्शनिक भी थे, सत्य के जिज्ञासु थे। और उन्होंने कांग्रेस को जनता की कांग्रेस बनाने का काम करा। इससे पहले कांग्रेस सिर्फ एक एलीट क्लास के वर्ग की पावर, मतलब जो एलीट, जो ऊपर के सत्ताधारी लोग होते हैं उन तक सीमित थी, लेकिन बाद में कांग्रेस को जनता तक पहुंचाने का काम गांधी जी ने करा। नेशनल मूवमेंट को एक जन आंदोलन बनाने का काम गांधी जी ने करा। वो बहुत निर्भय थे, साहसी थे। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया था। साथ ही वो व्यक्तिगत आज़ादी को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। इसके अलावा गांधी जी जो थे, उनका दर्शन आधुनिकता की बुराइयों पर केंद्रित था कि मॉडर्नाइजेशन ने किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, भौतिकतावाद को बढ़ावा दिया। इससे स्वार्थी बिजनेस, कुछ स्वार्थी ऑक्यूपेशन आ गए हैं, उनके खिलाफ उन्होंने स्वदेशी अपनाने और न्याय स्थायिता का सिद्धांत अपनाने, स्वदेशी अपनाने और राज्य संस्था को नियंत्रित करने या लिमिट करने की बातें कही थी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की। ठीक है, तो और उनका कहना था कि लोगों पे सेंटर्ड सरकार ऐसी होनी चाहिए और स्वराज जो होगा वो डेमोक्रेटिक टाइप का होगा और जो पावर होगी वो नीचे से आएगी, नीचे से ऊपर पावर भेजी जाएगी, कंट्रोल किया जाएगा और व्यक्ति को आज़ादी दी जाएगी और जो राज्य होगा वो लिमिटेड रोल प्ले करेगा। और साथ ही वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे और उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाने की बात की, अहिंसा का रास्ता अपनाने की। सत्यता का मार्ग ही एक यंत्र होगा और अहिंसा का रास्ता अपनाया जाएगा। उनकी कुछ ऑटोबायोग्राफी है, लाइक आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, पंचायती राज, सर्वोदय, हिंद स्वराज, यंग इंडिया जिसको बाद में हरिजन नाम दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों से इंस्पिरेशन ली, टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरियो, स्वामी विवेकानंद और तिलक और गोखले, कई लोगों से उन्होंने प्रेरणा ली। साथ ही उन्होंने विश्व की कुछ प्रमुख धर्म थे, उन सभी धर्मों की शिक्षाओं को प्राप्त करा, उनसे परिचित हुए और प्लेटो की रिपब्लिक का उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेशन करा है। तो ये गांधी जी का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम गांधी जी के सर्वोदय की बात करेंगे कि सर्वोदय का मतलब क्या होता है। गांधी जी उन तरीकों के खिलाफ थे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी देती थी। अमेरिका में वो नोटिस करते हैं कि कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म की वजह से खूब समृद्धि भी है, लेकिन फिर भी कुछ गरीबी तो देखने को ही मिलती है अमेरिका में। अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी गरीबी में लोग पड़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि सभी लोगों की क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सभी की जनशक्ति की उपेक्षा की जा रही है और कुछ ही लोगों तक संपत्ति को केंद्रित किया जा रहा है, मौक़ों को केंद्रित किया जा रहा है और बाकी लोगों को उनसे बाहर निकाल दिया जा रहा है। सेम फिर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए कहते थे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी तो एकदम वैसी है जैसे घोड़े के आगे आप गाड़ी रख देते हो। जैसा वो कहते हैं कि मैंने रूस को देखा, रूस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का खूब गुणगान हो रहा है, लेकिन उससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो दूसरे शब्दों में बताता है, जैसे धार्मिक भाषा में, कि क्या मिला आपको, क्या प्राप्त करेगा यदि उसे पूरी दुनिया मिल भी जाएगी और आप अपनी आत्मा खो दोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना? जो चाहिए वो मिला, लेकिन आत्मा खो दी तो क्या मिला? तो इस तरह से वो कोट करके बताते हैं रूस का एग्जाम्पल। फिर वो बताते हैं कि सोशलिज्म की कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें होंगी, लेकिन हिंसा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सोवियत में हिंसा को अपनाया गया है। और फिर वो बताते हैं कि सत्य क्या है? वह है जब कुछ सुधारक वार्ता के तरीकों में विश्वास खो दे
और वो वैज्ञानिक समाजवाद का रास्ता अपना लें। मतलब जब लोग बातचीत का रास्ता छोड़ देते हैं और वो हिंसा के रास्ते पर आएंगे तो वो समाजवाद ही है। हिंसात्मक आक्रमण समाजवादियों के द्वारा ही होता है। समाजवाद का केवल एक उद्देश्य होगा, वो मानते थे, वो है भौतिक प्रगति। भौतिक प्रगति के अलावा समाजवाद और कुछ नहीं देगा। तो वो कहते थे कि मैं अपने व्यक्तित्व की आज़ादी नहीं खो सकता हूँ, जो समाजवाद में खो दी जाएगी। आपके पास आपके शरीर के अलावा समाजवाद में और कुछ नहीं बचेगा, आज़ादी चली जाएगी। इसलिए वो सर्वोदय का प्रस्ताव देते थे। सर्वोदय के 3 पॉइंट्स हैं, जैसे उसमें सबकी भलाई शामिल है, सभी को अपने काम से आजीविका कमाने का हक होगा, चाहे वो नाई हो चाहे वकील हो, सबके काम की रिस्पेक्ट की जाएगी, श्रमिक की इज्जत की जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो कि हम गांधी जी के सर्वोदय में देख सकते हैं। इसके बाद गांधी जी का न्यायसिता का सिद्धांत है। न्यायसिता का सिद्धांत, इसका मतलब ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट है। ट्रस्टीशिप में गांधी जी बताते हैं, ये गांधी जी का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसमें गांधी जी बताते हैं कि लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसमें समानता की जाएगी, बेसिक ज़रूरतों में बराबरी। आर्थिक दृष्टि से सभी लोग एक्टिव रहेंगे और सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्शन करने में। लेकिन अगर स्वाभाविक होगा कि कुछ लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर देंगे। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करेंगे तो वो धनी भी होंगे, धनी होंगे तो गरीब और अमीर का अंतर बढ़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमें गरीबी मतलब सबको बराबर रखना होगा, ताकि सबकी और ये बराबरी कैसे आएगी, ताकि सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। तो इसलिए वो चाहते हैं इकॉनमी में सब एक्टिव रहे। कुछ लोग जो होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इससे कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि उसको बांटने की वो बात करेंगे। तो कोई गरीब भी नहीं होगा और सबकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी होंगी। जो अमीर होगा वो अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी संपत्ति का इस्तेमाल स्वार्थी कामों के लिए नहीं करेगा, ना ही दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करेगा, ना ही दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। वो तो न्यायसिता बनेगा। अब न्यायसिता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हर वस्तु ईश्वर की होगी। मतलब दुनिया में सब कुछ भगवान का है और भगवान ने इसको सबको अपने लोगों को देने के लिए कहा कि सभी लोगों में बटेगा, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, सब लोगों को बांटना। जब किसी के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो ईश्वर जो हैं वो इंसान को, जिसके पास ज़्यादा होगा, उसको न्यासी बना देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो ईश्वर के लोगों के लिए उसका न्यासी बन जाएंगे। ईश्वर के लोगों के लिए उस हिस्से का न्यासी होगा, मतलब वो बांटने का काम करेगा, ट्रस्टी होगा। न्यासिता का विचार दुनिया के लिए भारत से मिलेगा और भारत का दिया हुआ एक बहुत अच्छा उपहार होगा, जिसमें शोषण नहीं होगा। कोई किसी को मतलब कोई प्रॉपर्टी शोषण के लिए यूज़ नहीं करेगा, कोई रिज़र्व नहीं करेगा, और इससे युद्ध भी नहीं होंगे, क्योंकि युद्ध भी तभी होते हैं जब लालच होता है या किसी के पास संपत्ति होती है, तो युद्ध भी नहीं होगा। फिर वो न्यायसिता के बारे में कुछ विचार दोहराते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट्स। सभी मनुष्य जन्म लेते हैं बराबर, इसलिए सबके पास मौके भी बराबर होने चाहिए, इसलिए सबकी ज़रूरतें भी बुनियादी पूरी होनी चाहिए सभी लोगों की। फिर वो बताते हैं कि सभी के पास सेम दिमाग, सेम शारीरिक बल होता है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के पास ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता हो सकती है। ऐसे लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने से बाद थोड़ा जो होगा, एक्स्ट्रा जो होगा, वो न्यासी के रूप में खुद को रखना होगा, मतलब न्यासी के रूप में बर्ताव करना होगा और बांटना होगा। उत्पाद के वितरण के तरीके हिंसा के बिना होंगे, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रोडक्शन का वो बिना हिंसा का होगा, शांतिपूर्वक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद गांधी जी ने उद्योगवाद की बुराइयां की, औद्योगिकरण की बुराइयां की। तो अगर हम इसमें देखें तो गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। उनका मानना था इनसे गांव के लोगों का शोषण होता है, साथ ही इससे शहरीकरण बढ़ता है, पर्यावरण में प्रदूषण होता है। इसलिए वो गांव में ही गांव के लोगों द्वारा विनिर्माण करने की बातें करते हैं। अगर विनिर्माण होगा गांव में ही होगा तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ रोज़गार खो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में दिक्कत आएंगी, मतलब बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना, आत्मनिर्भर इकॉनमी बनाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो वो कहते हैं कि गाँव में ही आधुनिक मशीनें इस्तेमाल की जा सकेंगी, लेकिन शर्त ये होगी कि उन मशीनों के आने से बेरोज़गारी ना आए और शोषण का कोई रास्ता ना बने। तो वो मशीन भी अलाउड है, ठीक है। फिर वो बताते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बीमारी के तौर पे, जैसे जो आज का आधुनिक मानव है वो उसके कल्याण के लिए आज के टाइम में ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से दूर रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। और वो बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मनुष्य जाति के लिए खतरनाक है, अभिशाप है। इंडस्ट्रियलाइजेशन शोषण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे देश इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं और अपना शोषण करने का काम चालू कर देते हैं। वो बताते हैं कि मिल के बने कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए और हाथ से बने कपड़ों को पहनना चाहिए। खादी को बढ़ावा देना चाहिए। गांव के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। गांव के उद्योगों के लिए वो आंदोलन करने की बात करते हैं। इसके लिए वो बुनियादी शिक्षा या नई तालीम देते हैं। इसके बाद वो स्वदेशी पर विचार देते हैं। स्वदेशी के मामले में अगर हम देखें तो स्वराज से शुरुआत करते हैं। स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं होता है। स्वराज का मतलब है अपने ऊपर खुद का नियंत्रण होना, खुद का कंट्रोल होना। तो वो बताते हैं कि स्वदेशी मतलब पहले उन्होंने स्वराज का डिस्कस करा है पैराग्राफ में, फिर स्वदेशी का। स्वदेशी होता है हम में वो भावना जिससे हम अधिक दूर को छोड़कर अपने आसपास ही सेवाओं का प्रोडक्शन कर सके, मतलब आसपास ही खुद से निर्मित करना। इससे क्या होगा, स्वदेशी अगर आप स्वदेशी नहीं अपनाओगे तो गरीबी बढ़ेगी, आर्थिक अंतर बढ़ेगा और औद्योगिक जीवन को बढ़ावा मिलेगा बाहर से। स्वदेशी जो होती है वो लोकल इकाइयों को आज़ाद करने का काम करती है। हमें अपने पड़ोसियों में ही अपनी ज़रूरतें पूरी करने का मौका मिलता है, विनिमय करने का मौका मिलता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने का मौका मिलता है। इसलिए वो स्वावलंबी होने की बात करते हैं, गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की। स्वदेशी और स्वावलंबी साथ साथ चलते हैं, गांधी जी बताते हैं। उनका कहना था कि स्वदेशी और स्वावलंबन साथ साथ चलते हैं। वो बताते हैं कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना गाँव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए वो कहते हैं हमारा उद्देश्य इसके लिए स्वावलंबन होगा। स्वावलंबन में हमें गांव के बाहर से कुछ ना कुछ प्राप्त करना ज़रूरी होगा। मतलब आप खुद से अपने ही यहाँ पे बनाओगे, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना सकते हो, आपको अपने यहाँ नहीं मिलेंगी, तो ऑफ़ कोर्स उसको आप बाहर से लो अपने वाले के बदले में। तो गांव में पैदा नहीं कर सकते हो तो उन्होंने बाहर से लो विनिमय से। फिर वो बताते हैं पारस्परिक निर्भरता। ये जो निर्भरता होनी चाहिए वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जितनी स्वावलंबन के रूप में मनुष्य के लिए ज़रूरी हो। फिर वो बताते हैं इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहकर ही वो सीखता है और अपने आप को समाज से जुड़ा महसूस करता है, और जब समाज में रहते हैं तो अपना स्वार्थ भी दबा देते हैं। मनुष्य को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ वह खुद, फिर वो एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, अगर हम इंसान को ऐसी जगह रखें जहाँ वो समाज का हिस्सा ना हो, जहाँ वो बिल्कुल अलग हो, स्वावलंबी हो, अकेले अपने ऊपर निर्भर हो, किसी और पे निर्भर ना हो, तो क्या होगा। तो वो कहते हैं ऐसे में इंसान घमंडी होगा, अहमवादी होगा और वो पूरी दुनिया में ताकतवर होगा, या फिर वो अपने बहुत उपद्रवी हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि इस तरह से समाज से कटना भी गलत है। समाज पर निर्भरता रहेगी तो विनम्रता रहेगी, तो विनम्रता सीखेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि स्वदेशी जो होगा और जो स्वावलंबन होगा उसकी भी अपनी सीमाएं होंगी। अगर आप स्वदेशी स्वावलंबन ओवर कर दोगे तो आप आत्मनिर्भर बनकर अहमवादी घमंडी हो जाओगे। इसलिए वो भी नहीं होना चाहिए, तो लिमिट में होनी चाहिए हर चीज़, वरना इंसान अपना नेचर खो बैठेगा, स्वार्थी हो जाएगा। तो वो स्वावलंबन की सीमाएं बताते हैं और वो बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि अलगाव होता है, तो अलगाव बूंद जो होती है वो वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब यही बूंदें सहयोग करती है तो वो महासागर तक बना देती है। तो वो कहते हैं कि स्वदेशी का मतलब शामिल करना है और लोकल रूप से चीज़ों को बनाना है, भले ही वह घटिया किस्म की बने या महंगी बने, लेकिन लोकली प्रोड्यूस करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप विदेश से मंगवाई हुई चीज़ों से नफ़रत करोगे। विदेश में जो वस्तु बनती है उसको लेना चाहिए, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें वो बता रहे हैं, जैसे कि बीमारी के लिए रक्षक,
जीवन रक्षक दवाइयाँ, औषधि वो लेना तो ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको अपने यहीं पे निर्मित करने पे फोकस करना चाहिए। अब हम गांधी जी के अर्थव्यवस्था पर विचार देखेंगे। गांधी जी ने अर्थव्यवस्था की एक न्यायपूर्ण प्रणाली की बात की थी, जिसमें समानता होगी, शोषण नहीं होगा, सबको पूर्ण रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा और कम लागत पर, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध होंगी सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और अगर जटिल टेक्नोलॉजी है तो उन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, पब्लिक हाथों में होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो समान होगा, सामूहिक उत्पादन होगा तो समान डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। बाकी ऐसा कंपल्सरी नहीं है, उन्होंने कहा है कि समान वितरण होगा ही होगा, चाहे सामूहिक उत्पादन हो या ना हो। इसके अलावा गांधी जी का कहना था कि सोशल जस्टिस पर आधारित आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पाने की इच्छा जो होती है वो असमानता पैदा करती है, और हमें हमेशा टेक्नोलॉजी वो अपनानी चाहिए जो लेबर का ज़्यादा कंजम्पशन करे, मतलब लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो, ना कि पूंजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो। इसलिए वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लेबर यूज्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करना। गांधी जी का अर्थशास्त्र समानता, न्याय और पूर्ण रोजगार देने और लेबर के प्रति सद्भावना रखने पे बेस्ड था। मार्क्स ने एडम स्मिथ के द्वारा जो पूंजीवादी प्रणाली अपनाने का विकल्प दिया था, और मतलब मार्क्स ने तो साम्यवाद दिया, एडम स्मिथ ने पूंजीवाद की बात की। तो उनके बेस पे बताते हैं कि पूंजीवाद ने कॉलोनाइजेशन, गरीबी को बढ़ावा दिया है। तो इस वजह से गांधी जी कहते हैं हमें वो भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है, और पूंजीवाद का विरोध करा जिस तरह से उन्होंने साम्यवाद का विरोध करा। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध करा और ये माना कि व्यक्ति की आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है, स्वतंत्रता, सम्मान, संतुष्टि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्थिक अवधारणा में नैतिकता होनी ज़रूरी है। इसके लिए वो कहते हैं कि रियल इकोनॉमिक्स वही है जहाँ पर सोशल जस्टिस होगा और सभी की भलाई को बढ़ावा दिया जाएगा। जहाँ जो सबसे कमज़ोर है उसको भी अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा। गांधी की जो ये इकोनॉमिक्स है उसमें इंसान ज़्यादा मैटर करता है, हर व्यक्ति का महत्व है, उसको जीने का अधिकार, अपने रोजगार का अधिकार, भोजन, वस्त्र, रहना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा। जिस तरह से भगवान हवा, पानी, मिट्टी देते हैं, उसी तरह से लोगों के पास ये सब ज़रूरतें पूरे करने का अधिकार होगा। इनके ऊपर किसी ताकतवर इंसान का अधिकार नहीं होगा ताकि वो शोषण कर सके। इसलिए वो बताते हैं कि किसी भी देश, राष्ट्र, व्यक्ति का समूह इन चीज़ों पे एकाधिकार नहीं कर सकता है। वो मशीनी पावर के बदले जनता की पावर में यकीन करते थे और वो जनशक्ति का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इसके बाद ये हो गया अर्थव्यवस्था पे विचार। फिर है ग्राम स्वराज, गाँव के ऊपर। अब हम महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की बात करेंगे। उनके ग्राम स्वराज, उनका मानना था कि डेमोक्रेसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। अगर सेंट्रलाइज्ड समाज होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें अहिंसा होगी, इसलिए पावर जो होगी वो गांव से होनी चाहिए। इसी पर्पस में वो ओशियनिक सर्कल या महासागरीय वृत्त का सिद्धांत देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें वो बताते हैं कि इस थ्योरी के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो इंसान होगा, वो गांव होंगे और गांव का एक सर्कल होगा, वो साथ में मिलकर रहेंगे और ये सभी मतलब इनमें मेन होगा एक इंडिविजुअल, एक सेंटर में एक इंडिविजुअल होगा और ये जो गांव है ये व्यक्ति के नज़रिए से चलेगा, मतलब व्यक्ति को फ्रीडम देते हुए चलेगा। तो लोकतंत्र को वो गांव में बांटते हैं और हर गांव से हर साल में एक पंचायत निर्वाचित की जाएगी जो सारे काम देखेगी और उनका मानना था इंडिपेंडेंट बॉडी होंगी, ये गांव जो होंगे इंडिपेंडेंट होंगे और आत्मनिर्भर होंगे, एक पूरी तरह से रिपब्लिकन सिस्टम चलाएंगे और अपनी खुद की ज़रूरतों को खुद ही पूरा करेंगे, किसी और पर निर्भर हुए बिना, और इसके लिए वो स्वतंत्रता बरकरार रखेंगे अपनी। इसके बाद हम गांधी जी के उद्देश्य और उपाय की एकता देखते हैं। उद्देश्य और उपाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। गांधी जी मानते थे अगर आपके महान उद्देश्य हैं तो उन्हें अशुद्ध उपायों से पाया नहीं जा सकता है।
उपाय और उद्देश्य एक ही मतलब रखते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक की कदर करनी होगी और नियंत्रण भी रखना होगा। मतलब ईश्वर ने हमें जो उपाय सुझाए हैं, हमें उन पे नियंत्रण रखना होगा और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपायों को ध्यान रखना होगा, उद्देश्य अपना ध्यान खुद रख लेगा। अगर आपको मेरी कहानी समझ नहीं आ रही है तो मैं इनडायरेक्टली एक शब्द में कह देती हूँ। इसका मतलब है कि जो आपका रास्ता है वो अच्छा होना चाहिए। रास्ता अच्छा होगा तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। अगर आप गलत रास्ते से भी गोल तक पहुंचते हो तो वो जो आपकी सक्सेस होगी वो परमानेंट नहीं होगी। तो वो कहना चाहते हैं आपका आपके गोल के प्रति जो रास्ता होगा वो साफ नेक दिल का होना चाहिए, गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, तो अशुद्ध उपाय अपनाओगे तो उद्देश्य भी अशुद्ध हो जाएगा। कोई भी असत्य गलत रास्ता अपनाकर सत्य तक नहीं पहुंच सकता है। तो सत्य आचरण अकेले ही सत्य पर पहुंचा जा सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आपका उपाय है और जो आपका गोल है। ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं कि परिणाम में अंत में सही आएंगे, मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा अगर आप अपने उपायों पर ध्यान देंगे, तो उपाय अच्छा रखेंगे तो, और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। इसके बाद गांधी जी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो है सत्य, सत्याग्रह और अहिंसा। इसमें गांधी जी बताते हैं जो सत्य है वो ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो वो बताते हैं सत्य वह है जो आंतरिक अंदर से आता हो, व्यक्ति की नैतिक आत्मा को जगाता हो। केवल ज्ञान ही व्यक्ति को सत्य तक लेकर जा सकता है। अज्ञानता से दूर आपको मतलब अज्ञानता जो है आपको सत्य से दूर ले जाएगी, इसलिए सत्य के लिए आपको ज्ञान चाहिए होगा। वो बताते हैं सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए लालच करना। आप अहिंसात्मक तरीके अपनाएंगे, अपने शत्रु से भी प्रेम करेंगे, कंपटीशन को कमज़ोर महसूस नहीं कराएंगे। तो सत्य एक ऐसा रास्ता है जो आपको अहिंसक रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब सत्य और अहिंसा एक ही है, भगवान भी एक ही है। इन सबको मिलाकर वो एक ही बात कह रहे हैं कि आप सत्य का रास्ता अपनाएं, इन शॉर्ट अहिंसा का रास्ता अपनाएं। अहिंसा में दूसरों के प्रति प्यार होता है। जैसे लास्ट लाइन में वो कहते हैं प्रेम, सत्य, ईश्वर, अहिंसा, सबको देख लो, सब एक ही है। अदल बदल कर आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अहिंसा का ही इस्तेमाल करें केवल किसी भी तरीके से, क्योंकि वही सत्य है।